गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, लास्ट आर्टिकल में हमने कोलाइडल जो सॉल्यूशंस है उनके क्लासिफिकेशन कि कितनी तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, किसके बेस्ड, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास वो है कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। हाउ डू वी प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन, कि हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बना सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के तरीके, ठीक है, मेथड्स टू प्रिपरेशन द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस को, कोलाइड्स को बनाने के तरीके। तो उसमें आपके पास यहां तरीकों में पहला तरीका है केमिकल कॉम्बिनेशन से, केमिकल रिएक्शन से कह लीजिए, ठीक है, बाई केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से हम उन्हें कैसे बना पाएंगे, केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन से देखिए, पहले केमिकल रिएक्शन से उसमें पहला होगा डबल डीकंपोजिशन, डबल डीकंपोजिशन। ये कौन सी रिएक्शन है डबल डीकंपोजिशन, अब आपको पता लगेगा यहां डबल डीकंपोजिशन। आपने अब तक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनी होगी, पढ़ी होगी 10th क्लास में कि दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस, रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, तब वो रिएक्शंस जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। अब डबल डीकंपोजिशन कौन सी होगी, जो कोवेलेंट आयनिक रिएक्शंस होती हैं ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं आयंस के बीच में, मतलब आयनिक कंपाउंड होंगे, वहां आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होंगे, तो आयन के बीच की जो रिएक्शंस है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें जो रिएक्शन है डबल डीकंपोजिशन, दो अलग अलग रिएक्टेंट आपस में टूट रहे हैं बीच में से, फिर एक्सचेंज हो रहे हैं, वो होती है डबल डीकंपोजिशन, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। तो डबल डीकंपोजिशन, इनमें डिफरेंस है, डबल डीकंपोजिशन को डबल डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं कह सकते हम, याद रखें इन चीजों को। तो वो आपके पास है, जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है, किसके साथ मिलकर रिएक्ट कर रहा है, आर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, डबल डीकंपोजिशन। ऑक्सीजन सल्फर की जगह ले लेगा, सल्फर ऑक्सीजन की जगह ले लेगा, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का क्या बन जाएगा, सोल बनेगा, कोलाइडल सोल प्लस वाटर बन जाएगा। ये डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये क्या है, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। आर्सेनिक ऑक्साइड किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आर्सेनिक सल्फाइड बना देगा, और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और ये आर्सेनिक सल्फाइड जो है आपके पास, ये क्या होगा, सोल होगा, क्या, कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन है किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का। ये है आपके पास यहां, ये था पहला मेथड, क्या, डबल डीकंपोजिशन। इन्हें हम क्या कहते हैं, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये है डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद में आपके पास है यहां नेक्स्ट, ये आर्सेनिक नाइट्रोजन वाले ग्रुप में है, प्लस का 3, ऑक्सीजन का -2, प्लस 6 -6, मतलब जो वैलेंसी बराबर में आप चार्ज बराबर कर रहे हैं वो चीज, ऐसे ही है, प्लस का 6 माइनस का 6, याद रखेंगे। दूसरी रिएक्शन होगी यहां, जैसे कि आप कहते हैं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस, इसमें आपके पास क्या होगा, जैसे कि रिडक्शन रिएक्शन है, बाई रिडक्शन रिएक्शंस, डबल डीकंपोजिशन और फिर रिडक्शन रिएक्शन। गोल्ड का क्लोराइड लिया आपने, AuCl3, किसके साथ, 3 के क्लोराइड के साथ, कौन से साथ, 3 डाइक्लोराइड के साथ, स्टेनस क्लोराइड भी कह सकते हैं आप इसे, मिलकर देखिए क्या बनाएगा, गोल्ड, ये गोल्ड का सोल होगा, प्लस 3 टेट्राक्लोराइड बना देगा। अब देखिए रिडक्शन कैसे हुआ, गोल्ड के ऊपर +3 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, +3 से देखो 0 पर जा रहा है, ऑक्सीडेशन पर घट रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन से देखो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना, रिडक्शन रिएक्शन। कैसे आपको पहचानना भी पड़े कि जी ये नहीं कि आपने एक रिएक्शन लिख दिया, हमें तो नहीं पता कैसे हो रिडक्शन,
गोल्ड प्लस 3 पर था, यहाँ आगे जाकर देखिए 0 पर होगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट है गोल्ड की, यहाँ प्लस 3 चार्ज में था। इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, 3 देखो यहाँ पॉजिटिव 2 पर था, वहां जाकर पॉजिटिव 4 पर हो रहा है। अपने 11th में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का एग्जांपल भी है। 3 डाइक्लोराइड से 3 टेट्राक्लोराइड बन जा रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट 7th यूनिट में फिर से भी आएगा वो, लेकिन आपको यदि 11वीं का याद हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बड़ा प्रोसेस है, आपको समझाया भी जाएगा पीरियोडिक एलिमेंट में। फिर से रिडक्शन, फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन से भी, किससे भी, ऑक्सीडेशन से भी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी बन जाते हैं। ऑक्सीडेशन से देखिए H2S प्लस ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन के साथ क्या बनाएगा, सल्फर, सल्फर का सोल बना देगा, कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस HBr बना देगा। अब देखिए क्या है वास्तव में ऑक्सीडेशन, हाँ यहाँ देखिए सल्फर -2 चार्ज पर है हाइड्रोजन के साथ -2 पर, और यहाँ देखिए कितने पर है, 0 चार्ज पर है, ये होगा। अब ये चार्ज है ना, आप कहीं आप ये समझ रखिए, चार्ज आप कैसे बता रहे हो जी, 11th क्लास में था रेडॉक्स रिएक्शन में, 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में था ये पूरा टॉपिक, क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कि किस तरह से। मैंने कैसे बताया, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज हाइड्रोजन के साथ है, क्योंकि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ जुड़ेगा तो चार्ज कैसा होगा, -1, जब नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो कैसा चार्ज होगा, +1। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज। ये देखिए -2 से 0 पर जा रहा है, ऑक्सीडेशन और बढ़ रहा है, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है, हम देख लीजिए। तो ये मेथड है आपके पास, डबल डिकम्पोजिशन से आपने आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया, रिडक्शन रिएक्शन से गोल्ड का आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया, ऑक्सीडेशन से आपने सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया, ये है आपके पास। फोर्थ आपके पास हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से भी, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस से भी क्या बना सकते हैं आप, कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। देखिए क्या, किसके साथ, फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या लेना होगा आपको, वाटर लेना होगा, मिलकर क्या बनाएंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बना देंगे, FeOH का थ्राइस, ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, प्लस HCl बना देंगे। ये देखिए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस का मतलब कोई रिएक्टेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए, कोलाइडल सोल बनाए। ये है आपके पास, ये करना आपका केमिकल रिएक्शन से, 4 तरह की केमिकल रिएक्शन से, चारों के देख लीजिए एग्जांपल आप, डबल डिकम्पोजिशन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। ये है आपके पास केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सोल बना सकते हैं। देख लीजिए बड़े ध्यान से इनको, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोलाइसिस से। किसी में भी आपको लगता हो कि ना जी ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, रिडक्शन कैसे हुआ, आप पूछ सकते हैं हमसे। ये था आपके पास, ये था केमिकल रिएक्शन से, केमिकल मेथड थे ये तो, ठीक है। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है, कौन सा मेथड है, ब्रिज आर्क मेथड। ब्रिज आर्क मेथड इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन का पार्ट है वो, ब्रिज आर्क मेथड। दूसरा जो मेथड है आपके पास वो है ब्रिज आर्क मेथड। तो ब्रिज आर्क मेथड क्या है, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में है वो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिसइंटीग्रेट करना है, चीजों को तोड़ना है, डिसइंटीग्रेट। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में आपके पास है सेकंड मेथड, ब्रिज आर्क मेथड। ब्रिज आर्क मेथड, ये वो ब्रिज नहीं है जो पुल रहता है ना, ये वो ब्रिज नहीं है, ब्रिज आर्क मेथड। तो ब्रिज एक साइंटिस्ट का नाम है, एक तरह से समझिए आप। ब्रिज आर्क मेथड, ब्रिज आर्क मेथड क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ नोबल मेटल्स। ये वो मेथड है जिसमें लाइफोबिक सोल थे, जो मेटल और उनके सल्फाइड के बनाए जाते हैं, उसके लिए मैंने कहा था कि नए किस मेथड से बनाए जाएंगे, स्पेशल मेथड से। तो ये स्पेशल मेथड है। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर
द कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ नोबल मेटल, ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है किसके लिए? नोबल मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज किया जाता है। नोबल मेटल कौन सी? गोल्ड है, प्लेटिनम है, गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर है। गोल्ड प्लेटिनम जो मेटल है आपके पास नोबल मेटल, किस मेटल के लिए? नोबल मेटल के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपके पास गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए ब्रिज आर्क मेथड का यूज किया जाता है। ये आपके पास तो गोल्ड और प्लेटिनम के लिए। जैसे देखिए क्या होगा, ये मेथड क्या है, इस मेथड में क्या होगा, तो द टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, जिस मेटल का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसी मेटल के इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन अ डिस्पर्सन मीडियम, इन अ डिस्पर्सन मीडियम, कि मेटल की जो है ना, क्या आपके पास यहाँ ये मेटल का एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा मेटल का एक इलेक्ट्रोड है, उनको किसमें? एक डिस्पर्सन मीडियम में, एक डिस्पर्सन मीडियम में इमर्स्ड किया जाता है, डुबाया जाता है। यहाँ से क्या मेटालिक वायर, यहाँ से क्या मेटालिक वायर, क्या देने के लिए? इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बैटरी का सोर्स लगाया और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपके पास आइस कोल्ड, आइस, आइस बात कर लीजिए, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ बर्फ होगी पूरी, आइस, ये जो जिसके अंदर आपने डिस्पर्सन मीडियम में रखा है, जिसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड डुबो रखी हैं, उसके बाहर क्या हो गया है? आइस, बर्फ है, समझिए इतना ठंडा है बर्फ। क्या होगा? द इंटेंस हीट, अब क्या करेंगे आप, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल वायर से जोड़ रखे हैं और बैटरी का सोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो द इंटेंस हीट produced in this process, produced in the intense heat produced in this process vaporizes the metal, जो इंटेंस हीट होगी ना, जो ये यहाँ बैटरी लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम, तो अब इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, ये जो मेटल है इनको क्या कर देगा? वेपराइज कर देगा, वेपराइज। और एक इलेक्ट्रिक आर्क इज सेट अप between these two metallic electrodes, एक इलेक्ट्रिक आर्क, आर्क ऐसे, इलेक्ट्रिक आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब चाप। इलेक्ट्रिक आर्क इज सेटअप, एक इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना वो बनता है, समझिए इंटेंस हीट के कारण। बहुत ज्यादा जो हीट है यहाँ, बहुत ज्यादा जो उष्मा होगी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो वहां क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना, इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना वो बन जाएगा यहाँ। तो उसके कारण, इलेक्ट्रिक आर्क के कारण इंटेंस हीट, इंटेंस हीट जो है बहुत ज्यादा हीट भी होगी, उस हीट के कारण क्या होगा, मेटल जो है वो वेपराइज हो जाएगा। अब मेटल वेपराइज हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में होगा तो डिस्पर्सन हुआ एक तरह से समझो, और फिर यहाँ क्या है? ठंडा है, आइस है, यहाँ बर्फ है, तो वो मेटल वेपराइज हो रही है, वो कंडेंस हो जाएगी क्योंकि तापमान कम होगा, आइस के कारण कंडेंस होगी। और जैसे ही वो कंडेंसेशन में आएगा, वो मेटल जो वेपराइज हो रहा था वापस किस में आएगा? कंडेंसेशन में। तब कंडेंसेशन में आएगा, तब क्या होगा? these forms a colloidal solution and these condensed particle, ये जो condensed particle है, ये these condensed particle exhibit colloidal properties. The size of these condensed particle is in the colloidal range. जो ये condensed particle है वो ना किस में होंगे? colloidal range में होंगे, colloidal range में होंगे। ये है आपके पास क्या? ब्रिज आर्क मेथड जो मैंने आपको बताया। इसके लिए नोट्स वगैरह क्या लिखेंगे आप? जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ आपको, और एनसीईआरटी वगैरह से ये 3-4 चीजें लिखनी होती है, सारे 25-30 वर्ड, और ये चीज बनानी पड़ती है आपको। ये है आपके पास यहाँ। तो नोबल मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको ब्रिज आर्क मेथड की हेल्प लेनी होगी। ब्रिज आर्क मेथड, इसे आप कहते हैं ब्रिज आर्क मेथड। ये है ब्रिज आर्क मेथड नोबल मेटल के लिए, गोल्ड प्लेटिनम के लिए, क्योंकि उनको वेपराइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये मेटल एक इलेक्ट्रोड इधर रखे आपने,
इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये इलेक्ट्रिक आर्क बनेगा। इस इलेक्ट्रिक आर्क के कारण इंटेंस हीट जो है ना वो प्रोड्यूस होगी और उस हीट के कारण ये जो मेटल है किस में हो जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। अब यहाँ वेपर में जाएगा और यहाँ क्या है, बर्फ है। तो वेपर के जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, बर्फ होगा वहां, तो कंडेंस हो जाएगा, वापस से लिक्विड स्टेट में आएगा। और लिक्विड स्टेट में आएगा तो किस रेंज में होगा, उसका साइज जो है ना वो 1000 नैनोमीटर से छोटा और 1 नैनोमीटर से बड़ा, मतलब 1 और 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा उसका साइज, मतलब कोलाइडल रेंज का होगा। ये था आपके पास ब्रिज आर्क मेथड। नोबल मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं इससे। ये था आपके पास। उसके बाद में आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपके पास पेप्टिजेशन। पहला मेथड तो केमिकल मेथड था, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थी। दूसरा ब्रिज आर्क मेथड था और तीसरा आपके पास पेप्टिजेशन मेथड। तो पेप्टिजेशन मेथड क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, दिस मेथड is used to prepare the colloidal solution of freshly precipitate, या the process to convert the freshly precipitate into colloidal solution by shaking it with the dispersion medium and in the presence of suitable electrolyte। तो पेप्टिजेशन मेथड क्या है, पेप्टिजेशन मेथड है कि एक फ्रेशली प्रिसिपिटेट को, जैसे आपने क्या हुआ कि एक लाइफलिक सॉल्यूशन था वो प्रिसिपिटेट हो गया, या क्या था आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन था वो प्रिसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। अब उस प्रिसिपिटेट का तो समझ रहे आप, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था आपने, 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद वो किस में बदलेगा, प्रिसिपिटेशन में बदल जाएगा। बड़े बड़े पार्टिकल, मतलब उसके जो छोटे पार्टिकल थे जो साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का था वो बड़ा हो गया समझिए। अब उसी को आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो उस प्रिसिपिटेट को, जो प्रिसिपिटेट अभी बना था, उस प्रिसिपिटेट को जो डिस्पर्सन मीडियम था पहले ही, उसी डिस्पर्सन मीडियम, उतना ही डिस्पर्सन मीडियम और लो और उसी डिस्पर्सन मीडियम के साथ उस प्रिसिपिटेट को क्या करो, सेक करो, उसी डिस्पर्सन मीडियम के साथ उसको मिला लो। फिर से जो प्रिसिपिटेट बना था, ताजा जो प्रिसिपिटेट था, उसको फिर से किससे मिला लो, उसी डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिला लो जिसके साथ पहला उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया गया था। उसके साथ उसको क्या कर लिया जाए, सेक करेंगे, उसे लाएंगे। किसके प्रेजेंस में, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। नहीं, बात ये एक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस वहां होना चाहिए, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वहां। इस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन पेप्टिजेशन प्रोसेस इज नोन एज पेप्टिजाइंग एजेंट। जो ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होता है वहां, उस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, पेप्टिजाइंग एजेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिजाइंग एजेंट कहते हैं। जो ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिजाइंग एजेंट। वो पेप्टिजाइंग एजेंट है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म है एक तरह से, इसका मैकेनिज्म ऑफ पेप्टिजेशन प्रोसेस कि कैसे काम करता है, पेप्टिजेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, ये कैसे पता लगेगा कि वो फ्रेशली प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करता है। ये है आपके पास। तो कैसे काम करता है वो हमें आपको बताना है, यहां समझाना है। तो देखिए क्या होगा आपके पास कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां क्या काम करता है, फ्रेशली प्रेसिपिटेट जो है इस इलेक्ट्रोलाइट की कैसे हेल्प लेगा। तो जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारे पास, किसका, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है किसका,
फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है FeOH का थ्राइस, और आपने वहां इलेक्ट्रोलाइट लिया है FeCl3, ठीक है। तो क्या करेगा देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब जो प्रिसिपिटेट था, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन इसी का था तो प्रिसिपिटेट भी इसी का बनेगा, तो द प्रिसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में से एक आयन को क्या करेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, एक आयन को क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, किसमें से, उस इलेक्ट्रोलाइट में से, कौन, वो प्रिसिपिटेट जैसे, और किसको एडजॉर्ब करेगा, प्रेफरेंशियली कॉमन विद इट्स आयन, जो इसके बाद कॉमन होगा, देखो यहाँ फेरिक का आयन है और यहाँ भी फेरिक का आयन है, तो फेरिक के आयन को क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस के ऊपर, जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट थे, तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा। अब पॉजिटिवली चार्ज को जो प्रिसिपिटेट अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर रहा है, तो ये जो प्रिसिपिटेट है ये क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर रहे हैं। अब एक जो है वो प्रिसिपिटेट इसको एडजॉर्ब कर लेगा, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज को एडजॉर्ब करेगा। अब दूसरा इसके नजदीक होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा जो आपके पास क्या है, दूसरा प्रिसिपिटेट है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे, दूर धकेलेंगे तो क्या नहीं होंगे, नजदीक नहीं आएंगे, नजदीक नहीं आएंगे तो प्रिसिपिटेट नहीं बनेंगे, प्रिसिपिटेट नहीं बनेंगे, इनका साइज बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा तो सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब कोलाइडल रेंज में रहेंगे, इनका साइज, मतलब जो प्रिसिपिटेट था, जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट में से एक आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे पॉजिटिव का नेगेटिव को, करेंगे किसको, जो इनके साथ कॉमन होगा, तो यहाँ किसका कॉमन था, आयरन का आयन जो ना वो कॉमन था, तो आयरन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसके आयन को, और आयन को एब्जॉर्ब करें तो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, सिंगुलर चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल करेंगे तो ये नजदीक नहीं आएंगे, नजदीक नहीं आएंगे तो प्रिसिपिटेट नहीं होंगे, प्रिसिपिटेट नहीं होंगे तो सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होंगे, बड़ा साइज नहीं होगा, कोलाइडल रेंज का ही साइज रहेगा। ये था आपके पास, ये था इसका मैकेनिज्म कि पेप्टाइजेशन जो प्रोसेस है उसका मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे वो वर्क करता है, ये समझाएंगे आपको, कि जो फ्रेशली प्रिसिपिटेट था उसके लिए आपने एक पेप्टाइजिंग एजेंट ले रखा, इलेक्ट्रोलाइट ले रखा, उसका क्या रोल है वहां, रोल ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट, उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल है वहां, क्या काम करेगा वो, तो क्या काम करेगा कि जो प्रिसिपिटेट है वो उस इलेक्ट्रोलाइट में से एक आयन को, और कौन से आयन को, जो उसके साथ कॉमन है, उसको क्या करेगा, अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करेगा, अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करेगा तो क्या होगा, दूसरा प्रिसिपिटेट है वो भी एडजॉर्ब करेगा, तीसरा भी चौथा भी, ऐसे 1000 प्रिसिपिटेट है, 1000 पार्टिकल्स मान लीजिए वहां फेरिक हाइड्रोक्साइड के, तो सब एडजॉर्ब करेंगे, आयरन को एडजॉर्ब करेंगे तो क्या करेंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर धकेलेंगे, तो प्रिसिपिटेट क्या हो गया, अलग हो गए कि नहीं हो गए, एक दूसरे को रिपल करते जाएंगे वो, तो ब्रेक्स भी कह सकते हैं आप, या सिंगुलर चार्ज वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर धकेलेंगे, तो दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए हैं, तो उनका साइज छोटा है, क्योंकि उनका साइज बड़ा कब हुआ था, जब वो इकट्ठे हुए थे, प्रिसिपिटेशन में कब कन्वर्ट हुए थे वो, जब वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए थे, इकट्ठे उनका क्लस्टर्स बन गया था, जब वो इकट्ठे थे। अब जब उन्होंने एडजॉर्ब कर लिया एक आयन को, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि सभी तो एक जैसे आयन को क्या करेंगे, एडजॉर्ब करेंगे, तो एक दूसरे को रिपल भी करेंगे, वो इकट्ठे नहीं होंगे, क्लस्टर नहीं बनेगा उनका, तो प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होंगे वो। तो ये था फ्रेशली प्रिसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करना, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस था पेप्टाइजेशन, इसकी डेफिनेशन भी और ये मैकेनिज्म जो कैसे वर्क करता है ये बताया। इनके लिए लिखना कैसे, नोट्स कैसे है, इनके लिए 25 25 30 30 जो 35 35 वर्ड, जितने वर्ड मैं बोल रहा हूं आपको, उन वर्ड में जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पेप्टाइजेशन था या ये ब्रिज-आर्क मेथड था, इनमें से जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं इनका क्या बनाना, आपको नोट्स बनाना है, आप हेल्प ले सकते हैं एनसीईआरटी का भी या दूसरी किसी बुक का भी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो आपको लिखनी है, जिसमें आपको ये डायग्राम वगैरह बनाना है उसमें ये चीजें बनानी है, क्योंकि पेपर में आ जाएगा तो आपको वो डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ सकता है। ये था आपके पास वो प्रिपरेशन, किसके मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के तरीके, ये 3 तरीके था, केमिकल मेथड में 4 रिएक्शन थी, ब्रिज-आर्क मेथड था, और तीसरा क्या था, पेप्टाइजेशन, ये आपको यहां करना है।
ये करना है आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।